नमस्कार साथियों। आज हम लोग सेमेस्टर 5 कोर पेपर 12 के जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। इससे पहले हमने 8 प्रश्न बता दिया है साथियों। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हो जाके, या तो प्ले लिस्ट से आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 9, जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखें। जापान का आधुनिकीकरण किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में जो आपको पूछा गया है। सबसे पहले आपको जो है परिचय देना है। जापान में आधुनिकीकरण की शुरुआत 1867 ईस्वी के बाद होता है, जब मोत्सुहितो नामक एक व्यक्ति जापान का सम्राट बना। सम्राट बनने के बाद उसने मेजी की उपाधि धारण की। मेजी का अर्थ होता है बुद्धिमानता पूर्वक शासन करने वाला। अगर हम बात करें जापान के आधुनिकीकरण का, तो जापान में आधुनिकीकरण की शुरुआत जो है 1867 ईस्वी के बाद होता है। 1867 ईस्वी के बाद इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पहले जो है शोगुन का सत्ता स्थापित था। ऐसे में 1867 के बाद यहाँ से जो है शोगुन का सत्ता को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर सम्राट के सत्ता को स्थापित किया गया। मोत्सुहितो नामक एक व्यक्ति था जापान में, जिन्होंने जो है मेजी का उपाधि धारण करके और जापान का सम्राट बना था। मेजी का अर्थ क्या होता है? तो मेजी का अर्थ होता है बुद्धिमानता पूर्वक शासन व्यवस्था चलाना। मेजी का शक्ति जापान में पुनर्स्थापना के बाद ही प्राप्त होती है। इससे पहले जापान में सम्राट का शक्ति शोगुन से कम होता था। जैसे कि हमने बताया कि पहले जो है जापान में 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो है शोगुन का सत्ता स्थापित था। ऐसे में वहाँ पर जो है शोगुन की शक्ति अधिक थी और सम्राट की शक्ति कम थी। लेकिन जब शोगुन की सत्ता को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद वहाँ पर जो है शोगुन की शक्ति कम पड़ गई और यहाँ पर जो है सम्राट की शक्ति में वृद्धि की गई। लेकिन 1867 ईस्वी में शोगुन की सत्ता का अंत हो गया और 1867 ईस्वी के अंत में जापान के सभी सामंतों ने शोगुन को एक आवेदन पत्र भेजा, जिसमें यह कहा कि जापान में नए सम्राट को राज्य की सत्ता का अधिकार दे दिया जाए। यहाँ पर जितने भी सामंत थे उन्होंने शोगुन के पास एक आवेदन पत्र भेजा कि यहाँ पर जो है सामंत और शोगुन की सत्ता को अंत कर दिया जाना चाहिए और सम्राट को जो है सारी शक्तियाँ दे देनी चाहिए, ताकि सम्राट द्वारा यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। इसके बाद 1868 ईस्वी में शोगुन ने सोच विचार के साथ अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। अब जापान में सारी शक्ति सम्राट के हाथों आ गई थी। इस प्रकार से जापान में शोगुन का शासन समाप्त हो गया और मेजी का शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गया, जिसके बाद ही जापान में आधुनिकीकरण होना प्रारंभ हुआ। यानी कि 1868 ईस्वी में शोगुन ने बहुत सोच विचार किया, उसके बाद अपने पद से जो है त्याग पत्र दे दिया। अब जापान में सारी शक्तियां जो है सम्राट के हाथों में आ गई। जापान में उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोत्सुहितो। उन्होंने मेजी की उपाधि धारण किया और जापान का सम्राट बना। जिसके बाद ही मेजी जब जापान का सम्राट बना, उसके बाद ही जापान का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है मोत्सुहितो की भूमिका, यानी कि जापान के आधुनिकीकरण में मोत्सुहितो की भूमिका क्या रही थी, मेजी की क्या भूमिका रही थी। जापान का सम्राट मोत्सुहितो के बनने के बाद आधुनिकीकरण पर अत्यधिक बल दिया। यह जानता था कि विदेशी शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने के लिए आधुनिकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोत्सुहितो नामक व्यक्ति जब जापान का सम्राट बना तो इन्होंने जो है आधुनिकीकरण पर बहुत अधिक बल दिया। इसका कारण यह था कि इन्हें बहुत ही अच्छे से पता था कि जब तक सैन्य शक्ति को नहीं बढ़ाया जाएगा, आधुनिकीकरण के क्षेत्रों में विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक विदेशी शक्तियों से जो है जापान वासियों को छुटकारा नहीं मिलेगा। यही कारण है कि इन्होंने आधुनिकीकरण पर अत्यधिक महत्व दिया। इन्होंने यह कहा कि जापान स्वयं एक आधुनिक शक्तिशाली राज्य बनकर ही विदेशी शक्तियों का मुकाबला कर सकती है, और इस प्रकार से जापान में आधुनिकीकरण के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ। यानी कि मेजी ने यह कहा कि जापान एक आधुनिक शक्तिशाली राज्य बनकर ही जो है विदेशी शक्तियों का मुकाबला कर सकती है। बिना आधुनिकीकरण के, बिना शक्ति प्राप्त किए विदेशियों का जो है दमन नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि मेजी ने जापान में आधुनिकीकरण के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप जापान ने सैनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में तेजी से उन्नति किया। जब जापान में जो है मेजी द्वारा आधुनिकीकरण किया गया तो ऐसे स्थिति में सैनिक क्षेत्रों में सुधार किया गया, आर्थिक क्षेत्रों में सुधार किया गया, सामाजिक क्षेत्रों में सुधार किया गया। इसके अलावा जो है
सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी काफ़ी उन्नति किया गया। इतिहासकार H.G. वेल्स ने यह कहा है कि मानव सभ्यता के इतिहास में किसी भी राष्ट्र ने जापान के समान तेजी से प्रगति नहीं की है। H.G. एक इतिहासकार है जिन्होंने यह कहा है कि जापान ने जो है इतना तेजी से प्रगति किया, उसके जैसा कोई आज तक प्रगति नहीं कर पाया। मानो इन्होंने ऐसा प्रगति किया जैसा कि जो है मानव समाज में, मानव सभ्यता में विश्वास नहीं किया जा सकता है, कल्पना भी नहीं किया जा सकता है कि इतना तेजी से प्रगति कैसे हो सकता है। जापान की तुलना में यूरोप का प्रगति बहुत ही धीमी मालूम पड़ती है। यानी कि इस इतिहासकार ने यह कहा है कि जापान में इतना तेजी से प्रगति हुआ कि यूरोप की प्रगति इसके सामने फीका पड़ जाता है, यह बहुत धीमा मालूम पड़ता है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है जापान के आधुनिकीकरण। आपको प्रश्न में पूछा गया है जापान का आधुनिकीकरण, इसलिए हमने हेडिंग बनाया है जापान के आधुनिकीकरण। जापान में आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित प्रकार के कदम उठाए गए जो इस प्रकार से है। पहला जो है वो है समानती प्रथा का अंत। जापान में 1868 ईस्वी में समानती प्रथा का अंत कर दिया गया। इसके बाद जागीरदार और सामंतों को यह आदेश दिया गया कि वह अपना अधिकार केंद्रीय सरकार को सौंप दे। यानी कि जब जापान में मेजी का पुनर्स्थापना हुआ, उसके बाद वहाँ पर जो है समानती और जागीरदार जो व्यवस्था था उनको अंत कर दिया गया और उनको यह कहा गया कि केंद्रीय सरकार को अपने सत्ता को सौंप दो, अपने अधिकार को जो है केंद्रीय सरकार को सौंप दें। 1869 ईस्वी में सामंतों ने इसमें अपनी जागीर को सम्राट को समर्पित कर दिया, जिसके बाद 1869 ईस्वी में जितने भी सामंत थे उन्होंने खुद अपनी जागीर को जो है सम्राट को समर्पित कर दिया, यानी कि अपनी शक्तियों को जो है सम्राट को दे दिया और केंद्रीय सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ पर जो है जितने भी जापान के सामंती थे उन्होंने केंद्रीय सरकार की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इसके बदले जो है सामंतों को कुछ पेंशन दिया गया। 1871 ईस्वी में सम्राट की आज्ञा के अनुसार जापान में सामंती प्रथा का पूरी तरह से अंत हो गया और सभी सामंतों को पेंशन दे दिया गया। इसमें यह कहा गया कि 1800 ईस्वी तक जो है आते आते जितने भी सामंतीवादी व्यवस्था था उनको पूरी तरह से अंत कर दिया गया और जितने भी सामंत थे उनको केंद्रीय सरकार द्वारा कुछ पेंशन भत्ता दे दिया गया ताकि वह अपना जीवन व्यापन कर सके। उसके बाद आपको सेकेंड हेडिंग बनाना है, वो है सैनिक व्यवस्था में सुधार। जापान में जब शोगुन का शासन था उस समय सेना में केवल समुराई वर्ग के लोगों को ही नियुक्ति किया जाता था, लेकिन जब शोगुन के सत्ता का अंत हो गया और सम्राट का शासन स्थापित हुआ तो सभी वर्गों के लोगों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण कहा गया है कि जब जापान में शोगुन का सत्ता स्थापित था, जब जापान में शोगुन का शासन व्यवस्था चल रहा था, उस समय जो समुराई वर्ग था केवल उन्हीं को यह अधिकार था कि वह सैन्य व्यवस्था में कार्य करे। सैनिक जो अधिकारी होता था वो समुराई वर्ग के लोग ही केवल होता था, आम जनता का इसमें कोई योगदान नहीं होता था। लेकिन जब जापान में शोगुन का अंत हो गया और सम्राट के सत्ता को स्थापित हुआ तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर सभी वर्ग के लोगों को सैनिक सेवा में भर्ती होने का अधिकार दिया गया। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा लागू किया गया और फ्रांसीसी, जर्मनी और ब्रिटेन के विशेषज्ञों से सेना के प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया। यानी कि 1872 ईस्वी तक जापान में सैनिक सेवा लागू कर दी गई मेजी सरकार द्वारा और यहाँ पर जो है फ्रांसीसी, जर्मन और ब्रिटेन के जो विशेषज्ञ थे उन सभी विशेषज्ञों से सैनिक का प्रशिक्षण दिलाया ताकि यहाँ के सेना यूरोपियों की तरह शक्तिशाली हो, युद्ध करने की कला को सीख जाए। इस प्रकार से जापान ने यूरोपियन पद्धति पर अपनी सेना को पुनर्गठन किया। जापान ने यूरोपियन पद्धति पर अपनी सेना को संगठन इसलिए किया क्योंकि उनकी नौसेना काफ़ी शक्तिशाली होता था। यही कारण है कि जापान ने यूरोपियन पद्धति द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठन किया। जर्मनी के आधार पर जो है इन्होंने स्थल सेना तथा इंग्लैंड के आधार पर नौसेना का गठन किया। जापान के बंदरगाहों को विशाल और मजबूत बनाया गया। इस प्रकार से 1882 ईस्वी तक जापान ने नौसेना के क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति कर लिया। जब जापान में आधुनिकीकरण हुआ तो ऐसे में यह कहा जाता है कि इसमें मेजी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यही कारण है कि जापान में बहुत ही तेजी से आधुनिकीकरण हुआ। यहाँ पर जो है फ्रांसीसी, जर्मन और ब्रिटेन विशेषज्ञों को बुलाकर अपनी सेना को ट्रेनिंग दिलाया गया।
इसमें एक बात यह कहा गया कि जापान ने जो है अपने बंदरगाहों को विशाल और मजबूत बनाया ताकि जो है यहाँ से व्यापार हो सके। जापान ने 1882 ईस्वी तक आते आते नौसेना के क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति कर लिया था, अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरह एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। तीसरा पॉइंट है वो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। 1871 ईस्वी में जापान में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और एक कानून बनाया गया कि हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है, चाहे वह व्यक्ति ऊंच नीच वर्ग या स्त्री पुरुष कुछ भी हो। आधुनिकीकरण के इस दौर में जापान में शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया। यह माना जाता है कि 1871 ईस्वी में जो है जापान में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और यहाँ पर एक कानून बना दिया गया कि जितने भी व्यक्ति है सभी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, ऊंच वर्ग के हो, नीच वर्ग के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी को शिक्षा के लिए समान अधिकार दिया गया। सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अधिकार प्राप्त होगा, जिससे जापान के कोई भी परिवार अशिक्षित और अज्ञानी ना रहे। जापान में कई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को भी खोला गया, यानी कि जापान सरकार ने यहाँ के लोगों को शिक्षा के लिए अनिवार्य कर दिया कि सभी को शिक्षा प्राप्त करनी है, ताकि यहाँ पर जो है कोई भी परिवार के सदस्य अशिक्षित और अज्ञानी ना रहे। इसीलिए जापान में एक से बढ़कर एक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, यानी जितने भी व्यक्ति हैं कम से कम आपको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जापान में महिलाओं के लिए अलग से विश्वविद्यालय को खोला गया। इस प्रकार के शिक्षा के क्षेत्रों में भी काफ़ी सुधार किया गया। यहाँ पर केवल पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी शिक्षा के क्षेत्रों में काफ़ी ध्यान दिया गया, ताकि कोई भी महिला अशिक्षित ना रहे। यही कारण है कि महिलाओं के लिए भी अलग से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया। चौथा पॉइंट है कानूनी समानता की स्थापना। जापान में सम्राट के शासन व्यवस्था को लागू होने के बाद सभी वर्गों के लोगों को कानूनी रूप से समानता का अधिकार दिया गया। सरकारी नौकरियों पर जो पाबंदी था वह हटा दिया गया। जापान में जब सम्राट का शासन व्यवस्था लागू हो गया तो ऐसे स्थिति में जो है सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिया गया कानूनी रूप से, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, सभी को समान अवसर होगा। पहले जब जापान में शोगुन का शासन व्यवस्था चल रहा था तो उस समय जो है सरकारी नौकरी में केवल उनके लोग ही कार्य करते थे, लेकिन जब सम्राट का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ तो यहाँ पर आम जनता भी सरकारी नौकरी को ले सकता था, यानी कि सरकारी नौकरी पर जो पहले पाबंद लगा दिया गया था उस पाबंदी को हटा दिया गया। अब सभी वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। अब जापान में निम्न वर्ग के लोगों को भी समानता का अधिकार दी गई। पहले सामंतों को तलवार रखने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन 1876 ईस्वी में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सामंतों को तलवार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि जब जापान में सभी वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया, ऐसे में चाहे सामंत हो, चाहे शोगुन हो, चाहे उच्च वर्ग के लोग हो या निम्न वर्ग के लोग हो, सभी के लिए समान कानून व्यवस्था की गई, जिसके कारण जो पहले सामंतों के पास विशेष अधिकार प्राप्त था उनको समाप्त कर दिया गया और तलवार या किसी भी हथियार को रखने से प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप जो है ना ही कोई तलवार को रख सकते हो ना ही कोई हथियार रख सकते हो। पांचवा जो आपको पॉइंट बनाना है साथियों वो है औद्योगिक विकास। जापान में शोगुन का अंत होने और सम्राट के सत्ता स्थापित होने के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से उन्नति हुआ। जापान में यूरोपीय देशों से एक से बढ़कर एक मशीन मंगवाई गई, यानी कि जब जापान में शोगुन का शासन का अंत हो गया और सम्राट के सत्ता को स्थापित किया गया, ऐसे में जो है औद्योगिकरण के क्षेत्रों में भी काफ़ी तेज़ी से उन्नति हुआ। जापान में जो है औद्योगिक क्षेत्रों में उन्नति करने के लिए यूरोपीय देशों से एक से बढ़कर एक मशीनों को मंगवाया गया और जापान में नए नए कारखानों को स्थापित किया गया। 1870 ईस्वी में जापान में सरकारी मंत्रालय को स्थापित किया गया, जिससे निजी उद्योगों को भी सहायता मिले। जापान में जो है एक से बढ़कर एक मशीन जब मंगवाया गया, ऐसे में जापान में कई नए नए उद्योगों के लिए कारखाने खोले गए। यह माना जाता है कि 1870 ईस्वी में जो है जापान में सरकारी मंत्रालय स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य था निजी उद्योगों को बढ़ावा देना।
जो निजी उद्योग करना चाहता है उनको सरकार सहायता करने के लिए तैयार हो गए ताकि निजी क्षेत्रों में भी विकास हो सके। 1871 ईस्वी में जापान में सभी मशीनों के पुर्जे बनाने का कारखाना खोला गया। इसके अतिरिक्त सीमेंट का कारखाना, कांच का कारखाना और सफ़ेद ईंटों का भी कारखाना शुरू किया गया। 1871 ईस्वी आते आते जो है जापान में सभी मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उनको बनाना आरंभ कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त जापान में सीमेंट का कारखाना खोला गया, कांच का कारखाना खोला गया और सफ़ेद ईंटों का भी कारखाना खोला गया जो सीमेंट से बनाया जाता था। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योगों को भी स्थापित किया गया। इस प्रकार से जापान में कुछ वर्षों में औद्योगिक क्रांति आ गई। मेजी सरकार के नीति के कारण जो है सभी क्षेत्रों में बढ़ावा मिला, चाहे वह सीमेंट के कारखाना हो, कांच का कारखाना हो, सफ़ेद ईंटों का कारखाना हो या सूती वस्त्र का उद्योग हो। इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति हुआ, जिसके कारण ही मात्र कुछ ही वर्षों में जापान में औद्योगिक क्रांति आ गई। डॉक्टर सतकेतु विद्यालंकर ने कहा है कि जापान ने 1890 ईस्वी तक सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति कर लिया और अपनी अर्थव्यवस्था से इंग्लैंड जैसे उन्नति देशों से मुकाबला करने लगा था। जापान सरकार ने यातायात और संचार संसाधनों के विकास की ओर भी ध्यान दिया। यानी कि सतकेतु जी बताते हैं कि 1890 ईस्वी तक आते आते जापान ने सभी क्षेत्रों में अति उन्नति कर लिया था। यही कारण है कि इनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई थी कि यह इंग्लैंड जैसे उन्नति देशों की अर्थव्यवस्था से मुकाबला कर सकता था। जापान सरकार ने सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया। यही कारण है कि कुछ ही वर्षों में जापान बहुत तेज़ी से प्रगति किया। जापान सरकार ने यातायात के संसाधनों में भी काफ़ी ध्यान दिया। 1872 ईस्वी में जापान में पहली रेलवे लाइन का निर्माण हुआ जो टोक्यो से योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। यातायात के क्षेत्रों में भी जो है यह पीछे नहीं रहे। 1872 ईस्वी में जापान सरकार ने पहली रेलवे लाइन का निर्माण किया गया जो जापान की राजधानी टोक्यो से लेकर योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई थी। इसके अलावा जापानी सरकार ने डाक विभाग की स्थापना किया। डाक विभाग की स्थापना किया गया ताकि किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से पहुंचाया जा सके। जहाज निर्माण के क्षेत्र में बड़ी संख्या में जहाज का निर्माण होने लगा। यहाँ पर जो है जहाज का निर्माण भी बहुत ही तेज़ी से होने लगा। 1880 ईस्वी तक जापान में 150 से अधिक बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। 1885 ईस्वी में जापान में बैंक ऑफ जापान की स्थापना हुई। जब यहाँ पर औद्योगिकरण बहुत ही तेज़ी से हुआ, ऐसे स्थिति में बैंकों को स्थापित करना बहुत ज़रूरी था। यही कारण है कि 1880 ईस्वी में जापान में लगभग 150 बैंकों को स्थापित किया गया और 1885 तक आते आते जापान में बैंक ऑफ जापान स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त कोयला की खानें चालू किया गया तथा सोने चांदी के धंधे को अपने हाथों में ले लिया। इसके अलावा जो है जापान ने कोयला की खान चालू कर दिया गया और जो सोने चांदी का धंधा था उनको भी अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार से जापान के आधुनिकीकरण में मोत्सुहितो का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी कि जापान के जो आधुनिकीकरण हुआ उसमें वहाँ के मेजी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण जापान एक ऐसा राष्ट्र बना जो पूर्वी एशिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, जो बहुत कम समय में बहुत अधिक प्रगति कर लिया था। यही कारण है कि यह यूरोपियों को टक्कर दे सकता था। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।